नमस्कार। ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के चलते बोर्ड क्लासों के लिए महाविद्यालय प्रशासन ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासों का आयोजन किया है, जिसका आप पूरा लाभ उठाएं। आज मैं आपको बोर्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दूंगा। जिसमें कोई त्रुटि हो तो माफ करना। और पहले हम लेते हैं पहली प्रश्नावली, वैदिक गणित। प्रश्नावली 1, वैदिक गणित। इसमें एक छोटा सा प्रश्न है जोड़ का, जिसको हम योग कहते हैं। मौखिक योग संक्रिया है। एक तो होता है एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा योग करना, एक है शून्यांत संख्या का प्रयोग करके योग करना। तो पहला जो टॉपिक है वो है शून्यांत संख्या प्रयोग द्वारा योग करना। तो इसका एक प्रश्न है, जैसे 35 व 58 का योग ज्ञात कीजिए। योग शून्यांत संख्या प्रयोग द्वारा ज्ञात करो। तो इसमें हम देखेंगे कि भाई हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक 35 है और 35 में 58 जोड़ना है। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि भाई जो संख्या 0 के निकट है उसमें हमें जोड़ना है और दूसरी संख्या में से कम करना है। तो जैसे 35 प्लस 58 है, तो 58 में यदि हम 2 जोड़ दें तो ये 60 बन जाएगा। तो इसका इकाई का अंक 0 बन जाएगा। तो इसमें से हमें 2 अंक इसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 35 का 33 कर देंगे, क्योंकि 2 इसमें से इसमें देंगे, प्लस के 2 कर देंगे, प्लस 58। तो ये बन जाएगा 33 प्लस 60, और 33 में हम 60 जोड़ेंगे तो 93 प्राप्त हो जाएंगे। बस ये एकदम सरल प्रश्न है, 1 नंबर का बोर्ड में लगभग आता है, तो ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, ये दिया हुआ है 19 व 65 को जोड़िए या 65 का योग कीजिए। किस विधि से? शून्यांत संख्या प्रयोग द्वारा। तो इसमें हम देखेंगे कि भाई ये 19 है, ये 65 है। तो 19 में 0 के निकट 9 है इकाई का अंक। तो 65 में से एक यदि हम इस 9 में जोड़ दें तो ये 10 बन जाएंगे, ये 0 बन जाएगा। तो 19 प्लस 65 बराबर 19 प्लस 1। अब 65 में से एक इधर ले लिया तो यहाँ बच गए 64। तो ये बन जाएंगे 20 प्लस 64 बराबर ये बन गए 84। ये इसका आंसर हो गया। तो ये सरल प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब आगे लेते हैं वैदिक विधि से गुणा। दूसरा जो सूत्र है, सूत्र 1 न्यूनेण पूर्वेण से गुणा। इसमें क्या नियम है? इसमें जो गुणा के दाहिनी तरफ जो संख्याएं होती है वो केवल 9 ही हो सकती है। जैसे पहला प्रश्न है 143 गुणा 99। इसमें हम 2 भाग बनाएंगे, पहला भाग और ये दूसरा भाग। इसमें लेंगे 143
इसमें लिखेंगे 99। अब ये जो पूर्व अंक है इसमें से हम 1 कम करेंगे तो यहाँ बच गए 142। अब यहाँ इस 99 में से हम माइनस करेंगे 142, लेकिन हम देख रहे हैं कि भैया 99 छोटे हैं और ऋणात्मक संख्या है वो बड़ी है, तो इस पूरे पद को हम यहाँ लगा लेंगे और इसमें से माइनस करेंगे 142। तो 9 में से हम 2 कम करेंगे तो कितने बच गए? 7। 9 में से 4 कम करेंगे तो बच गए 5। 2 में से 1 कम करेंगे तो बच गया 1, और ये 4 के 4 और ये 1 का 1। ये इसका आंसर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार जैसे ये प्रश्न है 47 इंटू 99, तो इसके भी 2 भाग करेंगे। इस भाग में 47 लिखेंगे, इसमें 99 लिखेंगे। इसमें से 1 कम किया, बचे 46। अब इन 46 को 99 में से कम कर देंगे तो ये संख्या बड़ी है, ऋणात्मक संख्या छोटी है, तो आसानी से हम घटा सकते हैं। 9 में से 6 गए 3 और 9 में से 4 गए 5, तो ये इसका आंसर प्राप्त हो गया। तो ये सूत्र था 1 न्यूनेण पूर्व। तीसरा जो सूत्र है वो है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा। इसमें ये जो गुणा है वो कई बार जो ध्वजांक विधि से जो भाग करते हैं उसमें भी काम आता है। तो इसमें एक नियम है कि भाई जो गुणा के दोनों तरफ जो स्तंभ है वो समान होने चाहिए। जैसे यहाँ ले लिया 142, इधर दे दिया 162, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, दोनों में बराबर अंक है। तो इसमें हमें ये स्तंभों की जो समूहों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो स्तंभ कितने हैं? 3। 3 को हम 2 से गुणा करेंगे 5, 3 दूनी 6, 6 में से 1 कम करेंगे तो इसके जो समूह है वो विषम संख्या में बनते हैं। ऊर्ध्व तिर्यक जो विधि से गुणा करते हैं उसमें समूहों की संख्या हमेशा विषम संख्या में आती है। और इसमें आप चाहे बाईं तरफ से ले सकते हैं चाहे दाहिनी तरफ से ले सकते हैं। तो इसका हल करेंगे हम समूह बनाने पर। तो हम यहाँ से चाहे इधर से ले लें 2 से, तो यहाँ लिख दिए 2। अब 2 के साथ हम 4 लिखेंगे, 4 2 4। अब 1 4 2। अब 2 को हम हटाएंगे क्योंकि ये तीनों अंक आ गए हैं, तो यहाँ आएंगे 1 4 और यहाँ आएगा 1। इसी प्रकार इनको लेंगे, 2 के नीचे लिखेंगे 2, 42 के नीचे लिखेंगे 62, इसके नीचे 162, इसके नीचे 16, इसके नीचे 1। अब इनको चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ऊर्ध्व का मतलब होता है सीधा, ये इसको सीधा गुणा करेंगे। तिर्यक का मतलब होता है तिरछा, तो इनको तिरछा करेंगे। इसमें 3 स्तंभ है तो इसको हम करेंगे तिरछा, इसको भी तिरछा, ये बीच में सीधा, ये तिरछा, ये भी तिरछा, ये सीधा। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 4, 2 को 4 से गुणा किया 8, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, 2 को 1 से गुणा किया 2, 6 को 4 से गुणा किया 24, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 6 को 1 से गुणा किया 6, 1 को 4 से गुणा किया 4, 1 को 1 से गुणा किया 1। अब जो खंड बने इन खंडों में प्लस के चिन्ह है, इसलिए उन संख्याओं को हम जोड़ करके लिख देते हैं। ये 1 का 1, 6 और 4 10, 24, 2 26, 2 28, 12 और 8 20 और 4 के 4। अब प्रत्येक खंड में से दाहिनी तरफ से हम एक एक नीचे लेते जाएंगे
इसमें से हमने ले लिया 4, यहाँ से कोई अंक यहाँ नहीं आया है, यहाँ से ले लिया 0, अब 2 को यहाँ ले आएंगे तो ये 28 और 2 30 बन गए, 30 का 0 आ गया, 3 यहाँ आ जाएंगे, 10 और 3 13 बन गए, तो 13 में 3 आ जाएगा, 1 है वो यहाँ आ जाएगा, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। ये इसका आंसर प्राप्त हो गया। तो प्रत्येक खंड में से एक एक अंक लेने पर दाई का अंक है वो आगे वाले खाने में जाकर के जोड़ देंगे और एक एक अंक उतारते जाएंगे, तो ये इसका आंसर प्राप्त हो गया। अब हम लेते हैं वैदिक विधि से वर्ग। चौथा है सूत्र निखिलम द्वारा वर्ग ज्ञात करना। सूत्र निखिलम द्वारा वर्ग ज्ञात करना। तो इसमें 2 विधियां, एक तो आधार विधि, एक उपाधार विधि। तो पहले हम लेते हैं आधार विधि से। आधार विधि से वर्ग। इसमें जैसे 17 का वर्ग करना है तो हमें ये देखना है कि भाई ये संख्या 10 के नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि भाई ये 10 के नज़दीक है, तो इसका आधार बन जाएगा 10। आधार बन गया 10 और विचलन इसका हो जाएगा संख्या माइनस आधार, तो ये आ जाएगा प्लस के साथ। इसका जो सूत्र बनता है वो ये है संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन, और दूसरे खंड में करेंगे विचलन का स्क्वायर। तो हमारे पास संख्या है 17, तो 17 का स्क्वायर बराबर ये संख्या की जगह 17 लिखेंगे, विचलन की जगह 7 लिखेंगे और इधर 7 का होल स्क्वायर। 17 और 7 24, 7 का वर्ग होता है 49। अब आधार में 1 0 है तो दूसरे खंड में से हम एक अंक नीचे लेंगे, जैसे इसमें से 9 ले लिया, 4 को आगे वाले खंड में दे दिया, तो 24 में 4 दे दिए, ये 28, तो 289 इसका आंसर प्राप्त हो गया। अब आधार विधि में जो भी प्रश्न आए उसको आप इसी आधार से करेंगे। इसी प्रकार यदि वो 100 के नज़दीक है तो जैसे 98 का वर्ग करना है, तो ये संख्या किसके नज़दीक है? 100 के नज़दीक है, तो इसका आधार हो जाएगा 100 और विचलन हो जाएगा 98 माइनस 100, तो इसका विचलन -2 आएगा, ऋणात्मक आएगा। अब सूत्र वही रहेगा, सूत्र में आपको वही सूत्र लिखना है, संख्या प्लस विचलन और दूसरे खंड में विचलन की स्क्वायर। तो इसमें हमें संख्या की जगह हम लिखेंगे 98 प्लस माइनस के 2 और इधर करेंगे -2 की होल स्क्वायर। अब 98 में प्लस माइनस माइनस होते हैं तो यहाँ बचेंगे 96 और 2 का वर्ग होता है 4। अब यहाँ आधार में 2 0 है लेकिन यहाँ संख्या 1 ही आई है, तो इस खाने में हमें 2 अंक बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। अब यहाँ से हम 2 अंक उतारेंगे और ये 96, तो ये इसका वर्ग हो गया। दूसरा वर्ग है
सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा वर्ग। एकाधिकेन पूर्वेण विधि से वर्ग। इस सूत्र में जिस संख्या का हम वर्ग करेंगे उसका इकाई का अंक 5 ही होगा। जैसे यह है 15, तो इसमें क्या करना है, 2 खंड बनाने हैं। दूसरे खंड में हम सीधा 5 को ले लेंगे और उसका वर्ग है जैसे ही लगा देंगे। इसका पूर्व अंक बचा 1, 1 को गुणा करेंगे 1 के 1 अधिक से, तो यहां लिख देंगे 2, 1 + 1 2 बन गया, तो 2 एकम 2, और यहां बन गए 5 का वर्ग होता है 25। तो ये हम लिखेंगे 2 और ये 25 के 25, तो इसका उत्तर हो गया 225। इसी प्रकार यदि हम 105 का वर्ग करते हैं तो 2 खंड बनाएंगे, 5 को सीधा इधर ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे 10, और 10 का 1 अधिक होता है 11, तो 11 को 10 से इंटू करेंगे 110, और 5 का स्क्वायर बन गया 25, तो ये हम लिख देंगे 110 और 25, ये इसका आंसर आ गया। तो ये एकदम सरल है। अब कुछ प्रश्न इसमें है बीजगणित से संबंधित है। सरल समीकरणों के द्वारा उनको हल करना वैदिक पद्धति से। तो इसमें इस 2 प्रकार के हैं, एक तो सूत्र प्रावर्त्य योज्येत, एक है सूत्र शून्य समय समुच्चय द्वारा। तो सूत्र प्रावर्त्य योज्यते का अर्थ है पक्षांतरण अथवा समायोजन। इसमें एक 4 अनुप्रयोग दिए गए हैं, जिसका चौथा जो अनुप्रयोग है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है। सूत्र परावर्त्य योज्यते समीकरण का हल। तो इसका चतुर्थ अनुप्रयोग है जिसमें हमें एक सूत्र दिया गया है, यदि m/x + a + n/x + b बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो इसका हल होगा x बराबर mb + na/m + n, और यहाँ बराबर के पास माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये इसका सूत्र है। तो इसका एक हम प्रश्न करते हैं, यदि बोर्ड में आए तो आपको ध्यान रखना है। जैसे हमें दे दिया 4/x + 2 + 3/x + 5 बराबर 0 को सरल कीजिए।
तो इसमें हमें देखना है, इस सूत्र के माध्यम से इस प्रश्न को हल करेंगे कि भाई m के स्थान पर इसमें दिया गया 4, a के स्थान पर आया 2, n के स्थान पर आया 3 और b के स्थान पर आया 5। तो हम इसको इस प्रकार हल करेंगे। यहाँ आपको पहले लिखना है m बराबर है 4, n बराबर है 3, a बराबर है 2 और b बराबर है 5। तो सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र से x बराबर माइनस, यहाँ ऊपर अंश की जगह लिखेंगे mb प्लस na बट्टा हर की जगह लिखेंगे m प्लस n। तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। m की जगह हम लिखेंगे 4 गुणा b का मान 5 है प्लस n का मान 3 है गुणा a का मान 2 है बट्टा m की जगह 4 प्लस n की जगह 3। तो यहाँ माइनस, अब 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, 3 को 2 से करेंगे 6, अब 20 और 6 हो गए 26। तो अंश की जगह आ जाएंगे 26 और 4 और 3 हो गए 7। ये इसका आंसर हो गया। तो ये सरल प्रश्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी जो है वो है सूत्र शून्य समय समुच्चय। दूसरा जो सूत्र है वो है सूत्र शून्य समय समुच्चय। द्वारा समीकरण को हल करना। इसके 6 अनुप्रयोग दिए गए हैं। तो पहला जो अनुप्रयोग है पहले इसका अर्थ है कि भाई सूत्र शून्य समय समुच्चय का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है समुच्चय परस्पर समान होने पर शून्य होता है। तो इसके 6 अनुप्रयोग है। पहला जो अनुप्रयोग है वो है कि यदि समीकरण के प्रत्येक पद में कोई चर सर्वनिष्ठ है तो सीधा आप उस चर का मान शून्य लिख सकते हैं। जैसे 2x प्लस 3x बराबर 5x प्लस 4x। तो इसमें हम देख रहे हैं दोनों पक्षों में, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो दोनों पक्षों में यदि समीकरण के दोनों पक्षों में कोई चर उभयनिष्ठ है तो सीधा हम x बराबर इसका उत्तर हो जाएगा 0। ये पहला अनुप्रयोग है। या कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों पक्षों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो सीधा उस गुणनखंड के बराबर हम शून्य लिख सकते हैं। जैसे दूसरा है 2 गुणा x प्लस 1 बराबर 7 गुणा x प्लस 1 का मान। तो इसमें हम देख रहे हैं कि भाई इस समीकरण में ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, दोनों पक्षों में हमें ये x प्लस 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। तो ये सूत्र काम में आएगा। सूत्र शून्य समय समुच्चय द्वारा x प्लस 1 बराबर 0। अब इस 1 का हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1। ये इसका आंसर प्राप्त हो गया। तो ये दोनों जो पद है, दोनों प्रश्न है, इसमें x उभयनिष्ठ था तो सीधा x के बराबर 0 लिख दिया। दूसरे प्रश्न में x प्लस 1 ये दोनों में ये जो गुणनखंड है ये उभयनिष्ठ है, इसलिए इस गुणनखंड के बराबर हम 0 रखेंगे। अब जो अचर राशि है उसका इधर क्या कर देंगे, पक्षांतरण।
यदि चर के साथ कोई गुणांक है तो उससे उसको विभाजित कर देंगे तो वो उसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसका दूसरा जो अनुप्रयोग है इस सूत्र का वो है कि यदि आपके पास समीकरण के अंदर दोनों पक्षों में कोई स्वतंत्र पद समान है तो उस चर राशि का मान शून्य होता है। ये दूसरा अनुप्रयोग। कि यदि समीकरण के दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान है तो चर का मान 0 होगा या शून्य होगा। तो जैसे एक प्रश्न है x + 3 एक ब्रैकेट में प्लस x + 5 + 4 बराबर 2 गुणा x + 6। तो इसमें हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ जो ब्रैकेट है इसके बाहर प्लस का चिन्ह है, इस ब्रैकेट के बाहर भी प्लस का चिन्ह है, लेकिन यहाँ गुणा का चिन्ह है। तो यहाँ हम देखते हैं, इसको सरल करेंगे तो x + 3 + x + 5 + 4 बराबर 2 को x से गुणा करेंगे 2x, 2 को 6 से गुणा करेंगे 12। अब इसमें जो हमने लिखा है ये अनुप्रयोग बता रहा है कि यदि समीकरण के दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान है तो चर का मान 0 होगा। तो यहाँ स्वतंत्र पद 3 है, 5 है और 4 है। तो इसका हम योग करेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 3 12 और इधर भी 12 है। तो ये दूसरा अनुप्रयोग इसमें लगता है कि भाई दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद 12 है, इसलिए सीधा हम x बराबर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये और ये आपको बताना पड़ेगा कि भाई दोनों पक्षों के स्वतंत्र पदों का मान समान है, तो आप सीधा इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपको 2 गुणनखंड भी दे दें या गुणा में 2 पद दे दिया, दाहिने पक्ष में 2 पद गुणा में दे दिया, तो उसके भी जो स्वतंत्र पद है उनका मान यदि बराबर है तो आप सीधा x बराबर 0 रख सकते हैं। अब तीसरा अनुप्रयोग है, तीसरा अनुप्रयोग इसमें यदि समीकरण में 2 बिंदु के अंश परस्पर समान है तो उनके हरों का योग शून्य रखने पर चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे ये प्रश्न दिया गया है तीसरे अनुप्रयोग का, 1/x + a प्लस 1/x + b बराबर 0 को सरल कीजिए। इसमें हम देखते हैं, इसमें यह तीसरा अनुप्रयोग काम आएगा कि भाई समीकरण में ये हमें 2 भिन्न दी गई है, एक ये है एक ये है, इनके अंश परस्पर समान है, इसका भी अंश 1 है इसका भी अंश 1 है, तो हम हरों का योग करेंगे कि दोनों
भिन्नों के अंश समान है, अतः हरों का योग करने पर। तो पहले वाली भिन्न की हर है x प्लस ए, दूसरी भिन्न की हर है x प्लस बी, तो इसका मान बन गया 2x प्लस ए प्लस बी। अब हम ये सूत्र लगाएंगे, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय या तीसरे अनुप्रयोग द्वारा। इसलिए सूत्र से 2x प्लस ए प्लस बी बराबर हम लिख देंगे 0। अब हमें इन दोनों पक्षों का इधर क्या करना है, पक्षांतरण करना है। तो ये इसका मान हो जाएगा 2x बराबर, अब देखो a भी माइनस का होगा, b भी माइनस का, तो हम माइनस का एक चिन्ह लगा देते हैं और यहां लिख देते हैं a प्लस बी। अब x का गुणांक 2 है तो 2 से इसको विभाजित कर देंगे, तो x बराबर माइनस a प्लस बी बट्टे 2, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, तीसरा अनुप्रयोग बोर्ड के लिए बढ़िया है। अब चौथा अनुप्रयोग है चतुर्थ अनुप्रयोग। इसमें हमें दिया गया है कि यदि समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों तथा अंशों व हरों का योग समान है या एक निश्चित अनुपात में है या अनुपातिक है, तो किसी भी योग को शून्य समान रखने पर चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। ये चौथा और पांचवा जो अनुप्रयोग है, चौथे में तो यदि समीकरण के दोनों पक्षों में अंशों व हरों का योग समान है या एक निश्चित अनुपात में आता है, तो भी योग के समान हम बराबर शून्य रख देंगे तो चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। पांचवा अनुप्रयोग, इसमें अंश और हर का अंतर यदि समान है या एक निश्चित अनुपात में है तो उस अंतर के शून्य के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। तो पहले हम चतुर्थ अनुप्रयोग करते हैं। जैसे ये एक प्रश्न है, इसमें 2x प्लस 3 बट्टे 2x प्लस 5 बराबर 2x प्लस 5 बट्टे 2x प्लस 3 को सरल कीजिए। तो इसमें देखते हैं, हमें समीकरण के हमें दो पक्ष दिए गए, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। इसमें अंश 2x प्लस 3 है, दाहिने पक्ष में 2x प्लस 5 है। तो ये चौथा अनुप्रयोग इसमें लागू करना है कि भाई पहले हमें अंशों का योग करना है। तो यहां लिखना है, हल करेंगे कि समीकरण के दोनों पक्षों
के अंशों का योग, तो ये बन जाएगा 2x + 3 + 2x + 5। तो ये बन गया 2x और 2x, ये सजातीय पद है, तो ये बन गया 4x प्लस ये अचर राशि है, तो ये बन गई 8। अब हम करेंगे समीकरण के दोनों पक्षों के हरों का योग। तो हर है इसमें 2x + 5 प्लस 2x + 3, तो इसमें ये जो चर राशि है वो 2x और 2x है, तो ये बन गई 4x, और अचर राशि 5 और 3 ये बन गई 8। यहाँ हम देख रहे हैं कि भाई ये दोनों जो अंशों का योग और हरों का योग है वो समान है, या तो ये समान आता या एक निश्चित अनुपात में आता। तो हम ये सूत्र जो है सूत्र शून्य साम्य सामुच्चय ये लगाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे अतः सूत्र से आप लिख देंगे 4x + 8 = 0। अब 8 का इधर पक्षांतरण करेंगे, तो 8 प्लस का है माइनस का बन जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 4x = -8 या x = -8/4। अब 4 से -8 विभाजित होते हैं -2 बार, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको पांचवा जो अनुप्रयोग है वो करना है, उसमें अंश और हर का जो अंतर है वो या तो समान आएगा, बाएं पक्ष के अंश और हर का अंतर, और दाएं पक्ष के अंश और हर का अंतर या तो समान आएगा या एक निश्चित अनुपात में आएगा, तो उसके बराबर आपको शून्य रखना है, तो उस चर का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो छठा अनुप्रयोग है ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, यह है छठा अनुप्रयोग। इसमें यदि किसी समीकरण के प्रत्येक पक्ष यानी वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष, प्रत्येक पक्ष में दो पक्ष हो, दो पद हो, और पद का प्रत्येक अंश आपस में समान हो या परस्पर समान हो, तथा वाम पक्ष के हरों का योग दक्षिणी पक्ष के हरों के योग के बराबर हो या समान हो, तो इस योग को शून्य समान रखने पर चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। ये छठा अनुप्रयोग थोड़ा महत्वपूर्ण है कि यदि किसी समीकरण के प्रत्येक पक्ष में दो पद हो और पद का प्रत्येक अंश आपस में समान हो तथा वाम पक्ष के हरों का योग दक्षिण पक्ष के हरों के योग के समान हो, तो इस योग को शून्य समान रखने पर चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे ये प्रश्न है,
1/(x−8) प्लस 1/(x−9), ये इसका वाम पक्ष है। और ये दक्षिण पक्ष है 1/(x−5) प्लस 1/(x−12) को सरल करना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि भाई जो ये छठा अनुप्रयोग बताया गया है कि इसमें बाएं पक्ष में भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, और दोनों पदों के जो अंश है वो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो हमें ये छठा अनुप्रयोग लगाएंगे कि दोनों पक्षों के पदों के अंश समान है, दोनों पक्षों के अंश समान है, अतः वाम पक्ष के हरों का योग बराबर हम देखेंगे x-8 प्लस x-9। तो ये बन गया चर राशि है वो x और x, ये दोनों ही धनात्मक है तो 2x बन गए। ये अचर राशि है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस के ये बन गए 17। इसी प्रकार दक्षिण पक्ष के हरों का योग, तो दक्षिण पक्ष में है x-5 प्लस x-12। तो x में हम x को जोड़ देंगे तो 2x बन गए, 12 माइनस के हैं, 5 भी माइनस के हैं, तो ये माइनस के बन गए 17। यहाँ हम देख रहे हैं छठा अनुप्रयोग काम में आ रहा है कि भाई दोनों पक्षों के अंशों का जो योग है वो समान है, इसलिए सूत्र से 2x-17 बराबर हम लिखेंगे 0। अब 17 का पक्षांतर करेंगे, 2x बराबर 17 प्लस के हो जाएंगे। अब चर का जो गुणांक 2 है, इस 2 से 17 को विभाजित करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 17/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आपको एक बात यहाँ ध्यान में रखनी है कि यदि वाम पक्ष में जो 2 पद आए हैं और दोनों पदों के बीच में यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाए और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह आ जाए दक्षिण पक्ष में भी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि माइनस के जो पद है उनका आपको पक्षांतरण करना है। वाम पक्ष वाले को आपको दक्षिण पक्ष में ले जाना है, दक्षिण पक्ष वाले को आपको वाम पक्ष में लाना है, तो वो धनात्मक बन जाएंगे। उसके बाद में यही विधि आपको काम में लेनी है। धन्यवाद।